नमस्कार, खेलों में खास के साथ आप सभी का स्वागत। मैं हूं संजय बैनर्जी। एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को कल दुबई में खेले गए मुकाबले में 69 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। कप्तान डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो ने जमकर बल्लेबाजी की और दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 160 रन जोड़े। 160 के स्कोर पर ही वार्नर और इसी स्कोर पर बेयरस्टो का विकेट गिरा। वार्नर ने 40 गेंद पर 52 रन बनाए, जबकि बेयरस्टो ने ज्यादा आक्रामक खेलते हुए 55 गेंदों पर 97 रन बनाए। कप्तान डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो ने पावर प्ले में 58 रन जोड़े, जो इस सीजन में हैदराबाद का सबसे बड़ा स्कोर था। वार्नर बेयरस्टो के बीच कुल 16 पारियों में 1000 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। दोनों ने 5 बार सेंचुरी और 4 बार 50 रन की साझेदारी की है। इस जोड़ी के आउट होते ही मनीष पांडे भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। केन विलियमसन आखिर तक 20 के स्कोर पर नाबाद रहे। रवि बिश्नोई को 3 और अर्शदीप को 2 विकेट मिले। 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की शुरुआत खराब रही और उसने अपने पहले 3 विकेट सिर्फ 58 के स्कोर पर गंवा दिए। मयंक अग्रवाल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए, जबकि कप्तान केएल राहुल 16 गेंद पर सिर्फ 11 रन बना सके। प्रभसिमरन सिंह भी सिर्फ 11 रन बना पाए, लेकिन उसके बाद निकोलस पूरन ने बेहद आक्रामक तरीके से खेलते हुए सिर्फ 17 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद किंग्स 11 पंजाब की टीम लक्ष्य से 69 रन पहले सिर्फ 132 के स्कोर पर सिमट गई। ये टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 17वें ओवर की आखिरी गेंद से पहले ही ऑल आउट हो गई। इस समय हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा मौजूद हैं। अशोक जी, किंग्स 11 पंजाब की शिकस्त के साथ उनके आगे बढ़ने के रास्ते अब धीरे धीरे बंद होते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे जो अहम बात है, जिस तरह जीतना एक आदत होती है, हारना भी एक आदत बन जाती है। और ऐसा लगता है किंग्स 11 की हारना एक आदत बन गई। और अभी तक जो 6 मैच हो गए हैं, अभी तक वो नहीं डिसाइड कर पाए कि कौन सी उनकी सबसे बेस्ट टीम है जो मैदान पर उतरनी चाहिए। आज क्रिस गेल के भी खिलाने की बात थी, वो बीमार हो गए तो इसलिए खेल नहीं पाए। अगर क्रिस गेल को आपने अब खिलाना, मुजीबुर रहमान को अब खिलाना है, तो शुरू से क्यों नहीं? मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही। और पूरन का इस्तेमाल अब कर रहे हो आप 4 नंबर पे उतार तो। और आज मनदीप सिंह क्यों 6 नंबर पर 3 पे क्यों नहीं? ये कुछ ऐसी बातें जो समझ से परे हैं। और फिर जो गेंदबाजी है किंग्स 11 की बहुत साधारण दिखाई दे रही है। कॉन्ट्रेल अभी तक वो आईपीएल उनको रास नहीं आ रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी गेंदबाजी करते रहे, चाहे कॉटरल हो, जॉर्डन हो, आईपीएल उनको रास नहीं आ रही है। उनकी जो गेंदबाजी है बहुत साधारण दिखाई दे रही है और यही उनके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय। और फिर जो बल्लेबाजी है, अगर गेल नहीं खेलते हैं तो फिर वो काफी साधारण दिखाई देती है, क्योंकि मयंक और राहुल के भरोसे आप पूरी पारी नहीं संभाल सकते। अशोक जी, आप लगातार वकालत करते रहे हैं भारतीय कोचेस की, इंडियन कोचेस की, और इकलौते इंडियन कोच हैं किंग्स 11 पंजाब में। जी हाँ, बहुत निराशाजनक अगर मैं कहूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो इंडियन कोचेस हैं वो शायद अपना जो उनके स्टेट का भेदभाव वो करने की वजह से ज्यादा लोग इंडियन कोचेस को प्रेफर नहीं करते। क्योंकि अनिल कुंबले कर्नाटक से, कर्नाटक के खिलाड़ी करुण नायर, कृष्णा गौतम, इन सबको खिलाते चले गए। और मयंक और राहुल की जोड़ी के चक्कर में आपने क्रिस गेल को बाहर बिठा के रखा। तो ये कुछ ऐसे निर्णय हैं जो अनिल कुंबले को इसका जवाब देनी होगी, क्योंकि इतना ना केवल इतनी बढ़िया टीम है और किंग्स 11 पंजाब की कहते हैं ना दुकान में माल, और ये नहीं, और बाहर भी कोचेस बैठे हैं, अनिल कुंबले, एंडी फ्लावर, जॉन्टी रोड्स, वसीम जाफर, ऐसे दिग्गज खिलाड़ी कोचेस हैं, और उसके बावजूद इस तरह के नतीजे बहुत अगर मैं कहूं कि निराशाजनक है। बेयरस्टो और वार्नर की पार्टनरशिप लाजवाब।
जी हाँ, बिल्कुल वो जोड़ी एक तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है, फिर वो जिस गति से विकेट के बीच में दौड़ते, 1 के 2 बनाते हैं, 2 के 3 बनाते हैं, उनकी जो शैली है उसको बहुत रास आती है, फिर बड़े हिट लगाने में माहिर। और बेयरस्टो की आज जितनी भी तारीफ की जाए, उन्होंने डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी को मीलों पीछे छोड़ दी। बेयरस्टो 97 है और वार्नर 50, इतना फर्क। लेकिन ये है कि दोनों ने स्ट्राइक, वार्नर को मालूम था कि बेयरस्टो अच्छी लय में खेल रहे हैं, इसलिए वो लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे और जिसके चलते इतना बढ़िया स्कोर हुआ। हालांकि मैं यही कह सकता हूं कि 160 एक विकेट बिना कोई विकेट के था, तो 225-30 बनने चाहिए, लेकिन फिर भी 200 काफी बढ़िया स्कोर। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ होगा। ये मैच शारजा में खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक जो 2 मैच जीते हैं वो शारजा में ही जीते थे, लेकिन पहले 2 मैचेस के बाद अगले लगातार 3 मैच में उन्हें शिकस्त खानी पड़ी है। वहीं दिल्ली ने अब तक सबसे अधिक 5 में से 4 मैच जीते हैं। युवाओं से सजी इस टीम को इस बार खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। रिपोर्ट नीति रावत से। क्रिकेट की अनिश्चितता को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो दिल्ली कैपिटल्स काफी मजबूत दिखाई देती है। दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार 2 मैच जीते हैं और आज के मुकाबले को जीतकर वो मुंबई इंडियंस की तरह लगातार 3 मैच जीतने वाली दूसरी टीम बनना चाहेगी। वहीं राजस्थान रॉयल्स पिछले 3 मैच में हारी है और इस टीम की दिक्कतें समाप्त नहीं हो रही हैं। राजस्थान को आज का मैच इसलिए भी जीतना पड़ेगा क्योंकि ऐसा न करने पर लीग में लगातार 4 मैच हारने वाली वो पहली टीम हो जाएगी। राजस्थान रॉयल्स की दिक्कत ये है, शुरुआती 2 मैच जो उसने शारजाह के छोटे मैदान पर खेले थे, उसके बाद से ये टीम पूरी तरह से आउट ऑफ कलर दिखाई दे रही है। उस मुकाबले में संजू सैमसन और कैप्टन स्मिथ ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और ऐसा लगने लगा था कि इस बार रॉयल्स जरूर कुछ गजब करेंगे, लेकिन संजू सैमसन हो, स्मिथ हो, बटलर या फिर राहुल तेवतिया हो, इन सभी प्लेयर्स ने कभी भी कंसिस्टेंसी के साथ प्रदर्शन नहीं किया। कभी संजू और स्मिथ चले, कभी बटलर और तेवतिया। नतीजा ये हुआ कि टीम को लगातार 3 मैचों में पराजय झेलनी पड़ी। यही नहीं, इनके बॉलर्स में भी रन डिफेंड करने का मादा नहीं दिखा। जोफ्रा आर्चर ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए और उनकी इकोनॉमी भी 7 के आसपास है। वहीं श्रेयस गोपाल और तेवतिया के खाते में अब तक 4-4 विकेट हैं। सिर्फ आर्चर और गोपाल को छोड़कर बाकी तमाम बॉलर्स ने अपने कोटे के ओवर भी पूरे नहीं किए हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स शानदार फॉर्म में है और टीम ने 5 में से 4 मैच जीते हैं, यानी कि 80% मैच जीतकर वो बेहद मजबूत स्थिति में है। दिल्ली की जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है, उनके 5 बल्लेबाजों ने अब तक खेले गए 5 मैचों में 125 रन से 180 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी 125 से 200 के बीच है। दिल्ली कैपिटल्स की खासियत यही है कि युवाओं से सजी ये टीम जैसे ही बल्लेबाजी के लिए उतरती है, इनके आक्रामक अंदाज से सामने वाली टीम के बॉलर्स के होश पाख्ता हो जाते हैं। श्रेयस अय्यर और शिखर धवन ने भी अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है। रबादा गेंदबाजी में टीम के हीरो हैं। उन्होंने अब तक 7.5 रन की औसत के साथ सबसे ज्यादा 12 विकेट लिए हैं। नोकिया ने उनका अच्छा साथ दिया है, उन्होंने अब तक 7 विकेट लिए हैं। कागजी आंकड़ों में दिल्ली कैपिटल्स राजस्थान रॉयल्स पर काफी भारी है, लेकिन आप जानते हैं कि क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में सिर्फ एक बड़ी पारी पूरे मुकाबले का रुख पलट सकती है। राजस्थान रॉयल्स को आज अपने बल्लेबाजों से उसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद होगी। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए आईपीएल अपडेट के साथ मैं नीति रावत। और अब आज खेले जाने वाले इस मैच के दिलचस्प आंकड़ों के साथ स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन। पिछले 5 सालों में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल में दिलचस्प मुकाबला होता रहा है। हालांकि दोनों के बीच 2016 और 2017 में कोई मुकाबला नहीं हुआ था, क्योंकि तब राजस्थान की टीम इस लीग का हिस्सा नहीं थी। लेकिन 2015 से 2019 के बीच हुए 6 मैचों में से पहले 3 में राजस्थान ने जीत दर्ज की थी, जबकि बाद के 3 लगातार मैचों में दिल्ली कैपिटल्स ने जीत अपने नाम की थी। इन दोनों के बीच हुए अंतिम मैच में दिल्ली ने राजस्थान को 5 विकेट से हराया था। तब राजस्थान के लिए रियान पराग ने 50 रन की पारी खेली थी, लेकिन ईशांत शर्मा और अमित मिश्रा के 3-3 विकेट के झटकों से राजस्थान केवल 115 रन ही बना पाया था। जवाब में दिल्ली ने ऋषभ पंत के 5 छक्कों वाली 53 रन की नाबाद पारी की बदौलत यह मुकाबला अपने नाम
कर लिया था। आज का मैच शारजाह में खेला जाएगा। यह पहला मौका है जब दोनों टीमें इस शहर में एक दूसरे के सामने होंगे। वैसे शारजाह में दिल्ली ने 2 में से 1 और राजस्थान ने 3 मैचों में से 2 में जीत हासिल की है। आईपीएल में दोनों के बीच हुए कुल 20 मैचों में से 11 में राजस्थान ने और 9 में दिल्ली ने जीत का स्वाद चखा है। आज के मैच के दौरान राजस्थान के जोस बटलर टीम के लिए 1000 रन पूरे कर सकते हैं। इसके लिए उनको 24 रन की ज़रूरत है। बटलर का आज 50वां आईपीएल मैच भी होगा। दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत 93 रन बनाते ही आईपीएल में 2000 रन पूरे कर लेंगे। पंत ने अब तक के सभी मैच दिल्ली के लिए खेले हैं, इसलिए जब वो 2000 रन पूरे कर लेंगे तब वीरेंद्र सहवाग के बाद ऐसा करने वाले टीम के दूसरे बल्लेबाज भी बन जाएंगे। शिखर धवन भी दिल्ली की तरफ से खेलते हुए 1000 रन पूरे कर सकते हैं। दिल्ली के 8वें बल्लेबाज बनने के लिए उनको केवल 12 रन बनाने होंगे। आई लीग क्वालिफायर के रूप में कल से देश में खेलों की शुरुआत हो गई। मैच देखने के लिए अभी दर्शक मैदान पर नहीं आएंगे, लेकिन मैच खेलने की छूट सरकार की ओर से मिल गई है। इसी साल मार्च में आईएसएल का मुकाबला 14 मार्च को खत्म हुआ था और उसके बाद से कोई भी खेल गतिविधि नहीं हो पाई। इसके अलावा आई लीग सेकेंड डिवीजन मुकाबले को भी सस्पेंड कर देना पड़ा था। पहले दिन मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने गढ़वाल एफसी को एकमात्र गोल से हराया। एक अन्य मैच में भवानीपुर एफसी ने एफसी बेंगलोर यूनाइटेड को 2-0 से हरा दिया। क्वालिफायर्स की शुरुआत पर सुनील तनेजा की रिपोर्ट। फुटबॉल का यह क्वालिफायर वास्तव में सेकंड डिवीजन का छोटा फॉर्मेट है, जिसमें सिर्फ 5 टीमों को खेलने की अनुमति दी गई है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो एक टॉप टीम होगी उसे साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में शुरू होने वाली आई लीग में खेलने का मौका मिलेगा। आर्थिक अभाव में एफसी केरल और लोन स्टार कश्मीर ने लीग में भाग लेने से इनकार कर दिया है। इस तरह अब फुटबॉल ने भारत में मुकाबले शुरू करने के मामले में क्रिकेट समेत बाकी खेलों को पीछे छोड़ दिया है। आई लीग क्वालिफायर में मुख्य रूप से कोलकाता की 2 टीमें मोहम्मडन स्पोर्टिंग और भवानीपुर एफसी पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। इसके अलावा एफसी बेंगलुरु यूनाइटेड, दिल्ली की गढ़वाल एफसी और अहमदाबाद की ARAFC भी मुकाबले में उतर रही हैं। इन्हीं में से किसी एक टीम को 19 अक्टूबर को क्वालिफाई करने का गौरव मिलेगा। आई लीग यानी डिवीजन 1 की आई लीग के अगले साल में खेलने के लिए कोलकाता की कोई टीम नहीं बची है। चैंपियन मोहन बागान का ATK में विलय हो गया है। एक अन्य टीम ईस्ट बंगाल भी अब मोहन बागान की तरह इंडियन सुपर लीग यानी ISL में खेलेगी। अगर मोहम्मडन स्पोर्टिंग या भवानीपुर में से कोई भी एक क्वालिफाई करती है तो फुटबॉल के मक्का कहे जाने वाले इस शहर से इस लीग में ये एकमात्र टीम हो सकती है। 130 साल पुराने इस क्लब को 2013-14 के बाद क्वालिफाई करने पर आई लीग में खेलने का मौका मिल सकता है। कोलकाता की इन 2 टीमों को मुख्य रूप से एफसी बेंगलुरु यूनाइटेड से टक्कर मिलेगी। गढ़वाल हीरोज के रूप में मशहूर दिल्ली की गढ़वाल एफसी इस बार क्वालिफायर में उतर रही है। आई लीग में खेलने वाली गुजरात की पहली टीम ARAFC होगी। इस टीम को डार्क हॉर्स माना जा रहा है। आई लीग क्वालिफायर के मैच सॉल्ट लेक स्टेडियम और कल्याणी म्यूनिसिपल स्टेडियम में बिना दर्शकों के खेले जाएंगे। कुल मिलाकर क्वालिफायर्स की शुरुआत से खेल गतिविधियों की संभावनाएं जगी हैं और इसे एक स्वागत योग्य कदम माना जाना चाहिए। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं सुनील तनेजा। फ्रेंच ओपन का महिला सिंगल्स का फाइनल पोलैंड की ईगा स्विएटेक और अमेरिका की सोफिया केनिन के बीच खेला जाएगा। रोलैंड गैरोस में कल खेले गए सेमीफाइनल में स्विएटेक ने अर्जेंटीना की नादिया पोडोरोस्का को एक तरफा मुकाबले में 6-2, 6-1 से हरा दिया। नादिया फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली अब तक की इतिहास में पहली क्वालिफायर थी। वहीं कल ही खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका की सोफिया केनिन ने दुनिया की 11 नंबर की खिलाड़ी चेक रिपब्लिक की पेट्रा क्वितोवा को 6-4, 7-5 से हरा दिया। क्वितोवा ने इससे पहले 2 बार विंबलडन के खिताब जीते हैं। हालांकि 2012 में भी फ्रेंच ओपन में वे सेमीफाइनल में हार गई थीं। मेन सिंगल्स में आज स्पेन के वर्ल्ड नंबर 2 राफेल नडाल का मुकाबला अर्जेंटीना के वर्ल्ड नंबर 15 डिएगो श्वार्ट्जमैन के साथ होगा। रेड क्ले एक्सपर्ट माने जाने वाले नडाल ने सबसे ज्यादा 12 बार फ्रेंच ओपन खिताब जीते हैं। ओवरऑल सबसे ज्यादा 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर से वे सिर्फ 1 खिताब पीछे हैं।
हालांकि फेडरर चोट के कारण इस बार ग्रैंड स्लैम नहीं खेल रहे हैं और ऐसे में डिफेंडिंग चैंपियन नडाल के पास उनकी बराबरी का अच्छा मौका होगा। मेन सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच और जर्मनी के स्टीफन सित्सिपास के बीच मुकाबला होगा। मेंस कैटेगरी के दोनों सेमीफाइनल मैचेस आज खेले जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक की प्रिपरेशन के लिए 16 मेंबर्स की बॉक्सिंग टीम को इटली और फ्रांस जाने की हरी झंडी मिल गई है। इस टीम में 10 पुरुष और 6 महिला बॉक्सर शामिल हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से 1 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से बॉक्सर्स को 52 दिन के लिए इटली के असीसी और फ्रांस के नैंटिस भेजा जा रहा है। असीसी में ये इटली की नेशनल टीम के अलावा आयरलैंड की टीम के साथ भी प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही 28 से 30 अक्टूबर को नैंटिस में एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि मैरी कॉम यहीं रहकर अपनी तैयारियों को अंजाम देंगी। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।